हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बॉटनी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग उन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे। बायो का मीन्स क्या होता है, लाइफ, लिविंग चीज़ कोई भी, ठीक है। उसको यूज़ करके हम किसी न किसी टाइप की हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में अभी आपका सिर्फ एक टॉपिक रहेगा और इफ़ आप कॉलेज में जाते हैं तो आपकी एक बुक हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब एमएससी लेवल का होता है, जब आप मास्टर डिग्री करते हैं या फिर आप इसी फील्ड में रिसर्च लाइन में जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि किस टाइप से इंजीनियर जैसे किसी चीज़ की काट छांट करता है कि किसी चीज़ को काट के हटा दिया, किसी चीज़ को जोड़ दिया। मतलब इस टाइप की जो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें होती है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं करते, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी करने के लिए मिलेगी। उसमें आपको क्या करना है कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनमें काट छांट करनी है। अब आप मैम कहोगे कि मैम लिविंग चीज़ों में तो हम लोग है ना, जब बायोलॉजी लेते हैं तब हमें बताया जाता है कि मेंढक काटना पड़ेगा, छिपकली काटनी पड़ेगी। मतलब ये मैंने सुना है बच्चों से कि मैम छिपकली काटनी है, नहीं मैम मेंढक काटना है, नहीं हम लोग बायोलॉजी हमें इसीलिए नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स है वो बैन कर दिए गए हैं, आपको इस टाइप से किसी भी चीज़ों को नहीं कटवाया जाता। और ये भी सारी चीज़ें थी वो डेड ऑर्गेनिज्म थे जिसको आपको कटवाया जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली इसमें अर्थफॉर्म यूज़ किया जाता था। हमारे टाइम में अर्थफॉर्म से ज़्यादा हमें कुछ नहीं कटवाया 12th स्टैंडर्ड तक। देन कॉलेज में है प्रैक्टिकल थोड़े से बढ़ जाते हैं, उससे बाद में हम एमएससी लेवल पे जाते हैं तो प्रैक्टिकल्स थोड़े और ज़्यादा मतलब हाई लेवल के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप लोगों को मतलब बायो से ही डर लगने लग जाए ये कांट छांट से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की। तो मीनिंग मैंने बता दिया आपको, बायोस प्लस टेक्नोलॉजी। बायोस का मीन्स होता है कोई लिविंग चीज़, और टेक्नोलॉजी का मीन्स आपको ध्यान में है ही कि हम कहीं ना कहीं कोई टेक्निक यूज़ करें, कोई मशीनरी यूज़ करें, और जिसमें हम कोई चीज़ की काट छांट कर रहे हैं तो काट छांट करने के लिए हमें कोई ना कोई सीज़र की भी यूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई जोड़ने के लिए गम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको सीज़र और गम का नाम नहीं बता रही, जब मैं आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझाऊंगी उस समय मैं ये सारे के सारे आपको नाम समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई कोई कैंची ले लो और कोई गम ले लो, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी कोई चीज़ को जोड़ देंगे या कोई चीज़ को हटा देंगे। यही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और स्पेशली हमें किसका यूज करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं इन इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड अदर टेक्निकल एप्लीकेशन। मतलब हमें बहुत सारी यूजेस हैं वो प्लांट्स के देखने के लिए मिले थे, तो उन्हीं के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसी भी टाइप की कोई इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल हमें कोई चीज़ फॉर्मेट करनी है उसके लिए भी हम माइक्रोबीज का यूज़ करते हैं। उसके साथ में हम बात करें कोई मेडिकल, हमें किसी टाइप की कोई एंटीबायोटिक्स बनानी है, किसी टाइप की कोई वैक्सीन बनानी है, तो उसमें भी हम माइक्रोबीज का यूज़ करेंगे। देन हम बात करें एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चर में भी मतलब बहुत सारी जगह हमें ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि कोई बैक्टीरियाज है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा माइक्रोबीज है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है, तो उसका डीएनए हम प्लांट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट्स के साथ में जोड़ देंगे कि वो जीन है वो प्लांट के लिए मतलब डेली यूजेस के लिए उसको काम आती रहे। ऐसे नहीं अलग से हमें किसी चीज़ का कोई मतलब केमिकल का या कोई भी हम फर्टिलाइजर का यूज़ करें तो वो ज़रूरत नहीं है, हम जीन को क्या कर दिए, डायरेक्ट उसमें जोड़ दिए। देन हम बात करें कि अदर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये हमारा जो 14 चैप्टर स्टार्ट होता है, तो 14 चैप्टर में एक डेफिनेशन है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा है कि आपका 15 चैप्टर आएगा और 16 चैप्टर आएगा। 16 चैप्टर पूरा का पूरा इन्हीं एप्लीकेशंस पे बेस्ड है जिनमें हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ कहाँ होती है। मैम क्या मजाक कर रहे हैं कि बोल दिया कि यार ये चीज़ यहाँ पे जुड़ रही है, ये चीज़ यहाँ पे जुड़ रही है, ऐसा कुछ होता है क्या, क्यों कोई किसी और का डीएनए किसी और में जोड़ा जाता है क्या, या डीएनए कट किया जाता है क्या। कट कर देंगे तो मतलब ऐसा होगा कि यार यहाँ से बीच में से सेल में से हमने कट किया है तो यहाँ से सेल कहीं हमारी कट तो नहीं हो जाएगी। तो इस टाइप से जो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले यूनिट्स में क्लियर करेंगे। इस यूनिट को भी आपको जिस टाइप से आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड पढ़ी थी इंटरेस्ट लेके, उसी टाइप से इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारी की सारी यूनिट हमारे ऊपर से चली जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग देन बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले यूज किसने किया, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है तो सबसे पहले हम लोग बात बॉटनी की कर रहे हैं। तो बॉटनी में क्या होगा कि जो भी कोई इसका इंजीनियर होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल इंजीनियर होगा। तो हंगरी एक जगह का नाम है, वहाँ के एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिनका नाम क्या था, कार्ल इरेकी। तो कार्ल इरेकी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया, कार्ल इरेकी ने दिया। देन हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक इंस्टीट्यूट टाइप्स हो गया कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आप लोगों को ये चैप्टर हटा दिया गया है तो भी आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। EFB इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन क्या दी इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू ऑब्टेन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हम किसी भी टाइप का कोई इंडस्ट्रियल या हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं अप्लाई, हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होने वाले हैं उनकी स्टडी की जाती है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, प्रोटीन कैसे बना, विटामिन कैसे बना, मतलब ये जो बायोकेमिस्ट्री की एक यूनिट होती है अलग ही, जिसके अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ने के लिए मिलता है। न्यूक्लिक एसिड आप लोगों ने और बायोकेमिस्ट्री भी टॉपिक आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन आपको नहीं ध्यान में है तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो डीएनए के ऊपर ही बेस्ट होगा, जो आपको पहले डीएनए की स्ट्रक्चर समझाने के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि बायोकेमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। देन हम माइक्रोबायोलॉजी में किस टाइप से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप से वायरस की स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोजोआस की स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप से उनमें जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो किस तरह से पाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि भाई जो भी बायोकेमिस्ट्री में चीज़ है लाइक डीएनए वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, और जो भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी में मतलब बैक्टीरियाज वगैरह हो गए तो उनमें किस टाइप से हमें कांट छांट करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम यूज़ किस चीज़ का करेंगे, तो इसमें यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे माइक्रोबीज का। हम छोटे जो यूनिसेलुलर रहेगा वो माइक्रोबीज का यूज़ करेंगे, टिश्यूज़ का यूज़ करेंगे, टिश्यू भी है वो बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर होती है, सेल्स का यूज़ करेंगे, एंड देन ऑर्गन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। तो इस टाइप से आपको ये डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग ये वीडियो है ऐसे ही समझ लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको अलग से नोट्स भी इसके अवेलेबल करवा दूंगी। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ इसकी ये दो ब्रांचेस कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दो ब्रांचेस हैं जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देख रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या रहेगा, जेनेटिक का मतलब होता है अनुवांशिकी और इंजीनियरिंग का मतलब अभियांत्रिकी। मतलब कि हम जेनेटिक में कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कोई भी टाइप का कोई छेड़छाड़ करेंगे, कोई फेरबदल करेंगे तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा। इट डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी टाइप का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि क्या हुआ कि कोई भी एक छोटा सा डीएनए ले लो, उस डीएनए के अंदर हम किसी चीज़ को जोड़ देंगे या उसमें से कोई चीज़ हटा देंगे, ठीक है। लाइक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मतलब हम लोग ये चीज़ है जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एनिमल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यदि प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में हमें क्या चाहिए कि अच्छा प्रोटीन, अच्छा विटामिन, जो अच्छी चीज़ें हैं वो देने के लिए जो भी क्रॉप तैयार की जाती है, कोई भी फसल तैयार की जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जीन्स को हम क्या कर देते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियली सेंड कर देते हैं कि भाई जो अच्छी है, या हम लोग किसी की बोले कि कोई गाय वगैरह है, ठीक है, तो इनकी हमें नस्ल सुधार करनी है, उनकी ब्रीड है उसको में कोई सुधार करना है, तो हम उसका क्या करवा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, मीन्स उसका संकरण करवा देते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि किसी का डीएनए हम किसी के साथ में जोड़ रहे हैं और वो डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी बॉडी में, और मल्टीप्लाई होके वो भी मतलब अच्छी दूध देने वाली गाय, फिर हम लोग चिकन्स वगैरह में बात करते हैं, मतलब अच्छी मीट देने वाले, अच्छे अंडे देने वाले जीव बना दिए। मतलब इस टाइप से हम कोई भी चीज़ जो हमें डिजायर्ड है, हमें चाहिए,
तो क्योंकि यदि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, अभी भी कम करते हैं वैल्यू जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो हमें उनकी भी ज़रूरत है, उनके बिना हमारा इकोसिस्टम है वो नहीं चलता। तो क्या हुआ, ये बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई कि भाई कोई अच्छी दूध देने वाली गाय बना ली, ठीक है, कोई अच्छी फसल देने वाली मतलब अच्छी प्रोडक्शन के लिए जो क्रॉप तैयार किए गए। तो इस टाइप से क्या है कि जो भी डीएनए को मतलब आप अभी इतना सोचिए चलिए कि डीएनए को कहीं से काट दिया, जैसे ये यहाँ पे लिखा है डिजायर्ड डीएनए, ये डीएनए हमें चाहिए, इस डीएनए को हम किसी प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दें। अब आप कहोगे ये प्लाज्मिड कौन सी बला है मैम, डीएनए तो फिर भी सुना हुआ है, ये प्लाज्मिड कहाँ से आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ प्लाज्मिड कहाँ से आया। अभी आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ डिजायर्ड जीन है वो प्लाज्मिड के साथ में ऐड कर दी जाए तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका आरडीएनए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जेनेटिक इंजीनियर है उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर एंड एटोल ने, मतलब कि इनके सारे के सारे साथियों ने। और सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, वो किया साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया पे। इकोलाई और साल्मोनेला बैक्टीरिया के नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं, तो इन्हीं पे इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। और मोस्टली हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या रहेगा, इकोलाई बैक्टीरिया, जिसको स्टीरिया कोलाई भी कहा जाता है। स्टीरिया कोलाई आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कॉमन सा एग्जाम्पल रहेगा कि हाँ एग्जाम्पल कॉमन है, हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो मैंने बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में मैं यही बता देती हूँ। आपने सेल्स के 2 टाइप पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोग मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं और मोनेरा किंगडम में पढ़ा जाते हैं बैक्टीरिया सारे के सारे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो डायग्राम होता है वो बैक्टीरिया का डायग्राम इस टाइप से होता है कि एक पूरा का पूरा एनवेलप है, कितना 3 लेयर्स का एनवेलप है। तो मैंने ये यहाँ पे 3 लेयर्स के 3 लेयर का मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक एनवेलप बना दिया, ठीक है, जिसमें ये है कैप्सूल, देन सेकंड है वो है सेल वॉल, एंड जो थर्ड है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इतना तो आपको ध्यान में है ही। आपको ये भी ध्यान में है कि प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो फंसी हुई स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोला जाता है, मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो सारी टाइप की जो भी सेल होगी उस सेल में पाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये साइटोप्लाज्म बना दिया। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। लेकिन जो क्रोमेटिन फाइबर है मतलब जो क्रोमोसोम है वो इस टाइप से बिखरे हुए पाए जाते हैं, यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर में ध्यान में होगा, ठीक है। तो ये जो बिखरे हुए पाए जा रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात भी आपको ध्यान में है। अब आपको जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है यहाँ पे ये प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड का मतलब कि यहाँ इस न्यूक्लियोइड के अलावा किसी भी टाइप का कोई सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ठीक है। सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है वो आप इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको, या चाहे आप डायरेक्ट राउंड स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैम ऐसी स्ट्रक्चर तो हम लोग कहीं और भी देखी थी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसी स्ट्रक्चर देखी थी, हमने जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था उसमें भी स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है कि सर्कुलर डीएनए है, इसी सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब ये प्लाज्मिड हम लोग इस बैक्टीरिया से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और इस बैक्टीरिया से निकालने के बाद में भी ये बैक्टीरिया क्या रह लेगा, आराम से रह लेगा। देन हम इस प्लाज्मिड के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि बैक्टीरियाज है वो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें कोई भी डिजायर्ड जीन है, हमारे पास में कोई भी ऐसी जीन है या कोई भी ऐसा डीएनए है जिसके हमें नंबर्स बढ़ाने हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज करने हैं, तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्लाज्मिड के साथ में जोड़ के बैक्टीरिया में डाल देंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया में यहाँ पे जो पूंछ जैसी होती है ये क्या होती है, यहाँ पे फ्लैजिला होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करेगा, हर 20 मिनट में अपनी कॉपीज बना देगा। तो कॉपीज बना देगा तो ये क्या होगा, होस्ट सेल का काम कर रहा है। किसका काम करेगा, होस्ट सेल का या परपोषी कोशिका का यहाँ पे काम कर रहा है, जिसके अंदर प्लाज्मिड कॉपीज बनाएगा। तो डिजायर्ड जीन की भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कॉपीज हो जाएगी। देन हम लोग इनको कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको सिर्फ प्लाज्मिड और इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो केमिकल इंजीनियरिंग मतलब किसी न किसी केमिकल का यूज करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक मटेरियल का यूज कर रहे थे।
तो केमिकल इंजीनियरिंग में देखिए इट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल कल्चर। किसी भी टाइप की कोई सेल कल्चर है उसकी ग्रोथ करवाने के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उन केमिकल्स को क्या बोल रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, टू प्रोड्यूस वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स। हमें किसी टाइप का कोई वैक्सीन तैयार करना है, ठीक है, अभी कोरोना वैक्सीन है वो सब लोगों के लग ही रहा है, तो कोई भी टाइप का वैक्सीन हो गया, कोई भी टाइप का एंटीबायोटिक्स हो गया, एंड देन हम लोग बात करें एंजाइम की, तो ये सब चीजें हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज है जो आपको 14 चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, तो 14 चैप्टर को आप लोगों को वो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये चैप्टर है वो वीडियो है वो देखना होगा। देन हम लोग पहले बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे, अदरवाइज हमारे पूरा चैप्टर ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।